गुड इवनिंग, बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कहाँ तक बता, एप्लीकेशन की बात करनी थी, शुरू करते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि ये ले जाना भाई, हाँ कर दो। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि जो गॉस थ्योरम उसका मेन उपयोग, मेन यूज क्या रहेगा कि जो लार्ज डायमेंशन की चीजें हैं जिनमें चार्ज सिमेट्रिकली बटा होता है, उनका फील्ड, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में ये काम में आता है। ऐसा मैंने आपको बताया था, याद है आप लोगों को इस तरह का? यह मैं आपको बता रहा था कि जो रोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एम्पियर्स लॉ का था,
वो रोल यहाँ पर क्या रहेगा, गॉस लॉ का रहेगा। मैंने आपको बताया होगा इसके बारे में, वापस से बोल रहा हूँ थोड़ा सा। वहां पर एम्पियर्स लॉ क्या था अपने पास, बी डॉट डी एल, दिस वॉज म्यू नॉट और समेशन आई। यहाँ पर क्या चल रहा है अपना, ई डॉट डी एस, दैट इज समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो हमें बी की तैयारी कराता था, ये हमें ई की तैयारी कराएगा। वो कुल घेरा हुआ करंट खेलता था, ये कुल घेरा हुआ चार्ज खेलेगा। वो लाइन इंटीग्रेशन था और ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ऐसा आपको पता है। और आप नोटिस करिए कि वो भी केवल लार्ज डायमेंशन की चीजों का ही बी बनवाता था, वो भी सिर्फ लार्ज डायमेंशन का बी बनवाता था, ये भी लार्ज डायमेंशन का ही बनवाता है। हल्का सा फर्क है कि वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें थी और ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज है, और ये हमें बनाना है। चलिए 4 मेंबर पढ़ाऊंगा इसमें, पहला मेंबर ले रहा हूं फर्स्ट। लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। ये ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही है? और ऑफलाइन लोगों को आवाज आ रही है? चलिए, तो मैं कह रहा था कि पहला मेंबर हम ले रहे हैं किसके बारे में, दैट इज सिंपली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। लिखा है आप लोगों ने? चलिए, क्या मतलब हो गया इसका, जैसे पहले तो हम शब्दों पे ध्यान दें, ये कोई शीट है, शीट का, और हाँ मटेरियल क्या है इसका, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। और क्या बोल रहे हैं, शीट। शीट का मतलब क्या हो गया, एक पतला सा लेयर हो गया। अगर ये वाकई में पतला सा लेयर है, शीट है, तो आई थिंक इसके अंदर थिकनेस नहीं है, और थिकनेस नहीं तो 3D ऑब्जेक्ट हुआ कि 2D ऑब्जेक्ट हो गया। 3D ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम भी होता है, ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, इसमें वॉल्यूम नाम की कोई चीज नहीं है। नॉन कंडक्टर में चार्ज को शायद वॉल्यूम में जाना होता था, लेकिन यार ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम नहीं है, तो क्या चार्ज को सरफेस एरिया में जाना पड़ेगा? यस। तो ये समझिए इसके ऊपर पूरा जो भी चार्ज आपने दिया है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और सरफेस चार्ज से कितनी है, सिग्मा है। इस शीट से ये आर दूर पर ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहां हमें ई जानना है। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, ये एक लार्ज शीट है, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, शीट से स्मॉल आर दूर पर यहाँ हमें जानना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? टास्क क्लियर है? अब ये काम करने के लिए हम किसको यूज करना चाह रहे हैं, गॉस। और गॉस जो नियम होता है वो कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट को घेरने वाले क्लोज पाथ पे लगता है। तो अगर आपके पास क्लोज पाथ नहीं, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा टेढ़ा मेढ़ा कि सिमेट्रिकल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया। और जब हम सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस अज्यूम करें तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब शीट के जितना इधर है क्या उतना ही उधर बनाया है, यस, एक बात। दूसरा, जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे स्टडी करना चाह रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। आई थिंक वो भी आ रहा है, यस। अब क्या किया जाए, अब हम इस सिलेंडर का फ्लक्स 2 बार निकालेंगे। एक बार तो कैसे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और एक बार कैसे, समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यस। ये हम सिलेंडर का फ्लक्स निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है गॉस, this one, हाँ शाबाश, डेफिनेशन। एंड दिस इज सिलेंडर का फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस। ऑब्वियसली दोनों उसी सिलेंडर का फ्लक्स है कि हम इक्वेट करना चाह रहे हैं, यस। और अब आप सब समझते होंगे, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है ए, वही वापस से अपना सरफेस 1 पकड़ लो, इसको सरफेस 2 पकड़ लो, इसको सरफेस 3 पकड़ लो। एरिया 1 नॉर्मल एंड आउटवर्ड, एरिया 2 नॉर्मल एंड आउटवर्ड, और एरिया 3 ऑब्वियसली नॉर्मल एंड आउटवर्ड। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। शीट पॉजिटिव मानते हुए इधर हर जगह अवे अवे अवे, उधर भी हर जगह अवे अवे। ऑब्वियसली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, दैट विल बी अवे। ओके, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, अवे। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, अवे। हो गया ना। φ1 मैं इसका फ्लक्स लिखना चाह रहा हूँ, क्या होगा, ई। एरिया को क्या मैं ए लिख दूं, और इस साथ में क्या आएगा, cos 0। φ2 लिखना चाह रहा हूँ ना, कितना होगा, ई ए और cos, यहाँ 0 था, वहां 0 है 180, नहीं नहीं इधर 0 था। हाँ, इधर से मतलब ही नहीं है। अरे इधर से क्या मतलब, उधर का ई देखो उधर का ए देखो, दैट इज cos 0 प्लस ई A3, वो तो cos 90 हो गया, निपट गया हो तो, यस। और आप देख रहे हैं समेशन क्यू, यस, समेशन क्यू मतलब इस सिलेंडर में घेरा हुआ चार्ज। शीट तो लार्ज डायमेंशन की है, शीट के ऊपर तो खूब सारा चार्ज है, लार्ज डायमेंशन की है, लेकिन आप सोचिए शीट का कितना एरिया अंदर फंसा हुआ है, क्या एरिया, शीट का कितना एरिया इसमें फंसा हुआ है, ए एरिया। और यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। तो ट्रेप्ड एरिया इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा हो गया, 2EA बराबर कितना, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कट गया, तो ई का वैल्यू तैयार है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ, समझाने के लिए अपने एग्जाम में क्या होता है ना,
जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते मेडिकल एग्जाम में, मगर कभी गलती से कोई ऐसा सवाल आ जाए जो कि डायरेक्ट हमारे फॉर्मूला बेस्ड ना हो, तो आपको सिचुएशन में गॉस थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको हिसाब बताया है। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है। जैसे बच्चों ने पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद कर रखा है, वायर का, रिंग का, सबका याद किया ना आप लोगों ने। वैसे आज के बाद शीट का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, लास्ट शीट सिग्मा डेंसिटी, माहौल बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला डेफिनेटली आपको याद ही करना है। जल्दी लिखना है सबको, शाबाश, जल्दी लिखें, बहुत जल्दी लिखें। सब लोग अपने आप को मोटिवेट करें, दूसरों को नहीं करें। कुछ लोग दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, शीट का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। हो गया फॉर्मूला याद, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सबसे विशेष बात आपको जो नोटिस करनी चाहिए वो क्या है कि देखो ना, शीट से आर दूर पे आप स्टडी कर रहे थे, जिस आर दूर पे आप स्टडी कर रहे थे वो आर दूर इसमें शामिल है कि नहीं, नहीं है, तो क्या बोल दूं, ये दूरियां डज नॉट मैटर, ये दूरियां डज नॉट मैटर। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है, आज के पहले जितने भी सिस्टम्स मैंने पढ़े हैं, रिंग वायर सब, क्या सब में दूरियां मैटर कर रही थी? पहली बार ऐसा मेंबर हमारे पास आया जिसमें ये दूरियां डज नॉट मैटर। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, शीट, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड बनता है ई, तो डबल दूर पे, हाँ हाँ, डबल दूर पे, ट्रिपल दूर पे भी ई, आधा दूर पे भी ई, क्या बोलते हैं, यहाँ यहाँ सब जगह अलग अलग की सेम 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 सेम, ये दूरियां डज नॉट मैटर। ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है कि ऐसा सिस्टम मिला है जिसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, दैट इज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दूरियां डज नॉट मैटर। मैं तो बोलता हूँ व्हाट्सएप का स्टेटस बना दो, समझ रहे हैं आप, जो गाँव में कहानियां अधूरी छोड़ के हमको पता लगे, बोले ये दूरियां डज नॉट मैटर, समझ रहे हैं, उनको भी अरे लोग पर्सनली ले रहे हैं इसको, अरे जो गांव में अधूरी कहानियां छोड़ के उनको अच्छा लगे, बोले कि ये दूरियां डज नॉट मैटर। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहली बात क्या रहा कि आर पावर क्या हो गया, 0। हाँ, ये दूरियां डज नॉट मैटर। चल, लोग तो ऐसे पूछे, ऐसे बहुत लाइन लगा के लोग खड़े उनके पीछे ना, साला ऐसे मतलब खुश हो लो बस, ठीक है। जो कोई पूरा गांव इनके पीछे लगा हो। चलो, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली, बच्चे हैं। चलो, तो ये था जानकारी, जानकारी खत्म, सवाल शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद हो गया सब लोगों को, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव शीट होगा तो क्या बोलेगा, अवे, नेगेटिव होगा तो क्या बोलेगा, टूवर्ड्स। और जितने भी शीट होंगे 2 3 5 सबका हिसाब लेंगे, एंड ये दूरियां डज नॉट मैटर। आइए, अपने एम्स में एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि लिख दीजिए, टू चार्ज लेयर्स, टू चार्ज लेयर्स, और ये फोटो बना के दिया उन लोगों ने, एंड दिस वाज आर, ये दूरियां वाज आर। और हमसे पूछा एग्जाम में कि मिड पॉइंट पे हिसाब चाहिए, ई मिड क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पर आप 2 लेयर्स देख पा रहे होंगे, एक का डेंसिटी सिग्मा, एक का 2 सिग्मा बता रखा है, दूरियां कितनी है, आर है, मिड पॉइंट पे तैयारी करनी है। बोलिए, ये शीट 1 क्या बोलेगा, अभी कितना देगा, ये सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, यस। और वो शीट 2 भी पॉजिटिव, वो भी क्या बोलेगा, अवे, अवे यानी कि इस तरफ देगा कितना, क्या 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके सिग्मा की वैल्यू 2 सिग्मा हो गया। बोलो, दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, और झगड़े का आंसर क्या डिफरेंस हो जाएगा, यस, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। यहाँ 2 शीट का मैंने दोनों का कंट्रीब्यूशन लिया, कोई क्वेश्चन में 3 होंगे 4 होंगे, हमें सभी का कंट्रीब्यूशन लेना है। चांस वाली बात है, यहाँ दोनों शीट पॉजिटिव थी, दोनों अवे बोले, कोई प्लस होगा तो अवे बोलेगा, कोई माइनस होगा तो टुवर्ड्स बोलेगा। सबका फॉर्मूला वही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको एडजस्ट करना आपको आना चाहिए।
ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन अपने एम्स में 2016 के पेपर का क्वेश्चन है, एकदम आसान है। चलो ये आंसर तो आ गया जो कि उनको चाहिए। मैं ऐसे कुछ इसमें गड़बड़ कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, ठीक है। मिड पॉइंट पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपने बोला ये आंसर है। अगर वो मिड की बजाय थोड़ा सा इधर पूछता तो, और थोड़ा सा इधर पूछता तो, क्या यहाँ यहाँ सब जगह सेम रहेगा? ये दूरियां, बिकॉज आज पहली बार पता लगा कि ये दूरियां 10 मीटर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, लिखे हैं 3 यूनिफॉर्मली चार्ज लेयर्स, 3 यूनिफॉर्मली चार्ज लेयर्स, चार्ज लेयर्स, और फिर इस तरह से फोटो बना दीजिए, उन्होंने दिया हुआ था। दिस वाज प्लस सिग्मा, दिस वाज माइनस का 2 सिग्मा, एंड दिस वाज माइनस का सिग्मा, और यहाँ मुझे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, और वो तीसरा लेयर हो गया। ये जेड एक्सिस उन्होंने दिखा रखा है, ये फोटो डायग्राम में क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जानना है, जैसा कि आप जानते हैं तीनों ही मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे। यस, अच्छा डायग्राम विजुअलाइज हो रहा है क्या? देखो पहला शीट पता है यूं रखा होगा, शीट है ये वास्तव में, लेकिन आप तो सामने से देख रहे हैं ना, तो शीट दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, लाइन दिखेगा, हो गया। देखो एक शीट यूं है, इसके ऊपर दूसरा शीट यूं रहा होगा, और क्या इसके ऊपर तीसरा शीट यूं रहा होगा? हो पा रहा है, इमेजिन पा रहा है ना? पहला शीट, फिर दूसरा शीट, और फिर इसके ऊपर तीसरा यूं रखा हुआ है। हम सामने से देख रहे हैं, ये हिसाब हो गया। काम शुरू करें हम लोग, चले। यस, ये पॉजिटिव शीट क्या बोलेगा? अवे कितना देगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव शीट क्या बोलेगा? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स में कितना देगा? 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव शीट क्या बोलेगा? टूवर्ड्स में कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैंने सबका हिसाब ले लिया है? यस। प्लस वाले अवे बोल गए, माइनस वाले टूवर्ड्स बोल गए, जो भी था सारा केस आपके सामने है। चांस वाली बात है, सब लोग एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या जोड़ लिया जाए फिर? तो यस, आंसर एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में था। चलो आंसर बना लेते हैं। ई नेट आ रहा है मेरे हिसाब से 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और अगर वेक्टर करना है तो, हाँ शाबाश बोले, बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस के एग्जाम में आंसर। ऊपर जेड बता रखा है, नीचे माइनस जेड ही होता होगा, माइनस के आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? आसान है, कर पा रहे हैं? ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। टू चार्ज लेयर्स, टू चार्ज लेयर्स, एक लेयर ये है बच्चे, और एक लेयर ये है। लेट इज सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। 3 जगह स्टडी कर लेते हैं, लोकेशन एक्स पर, लोकेशन वाई, एंड लोकेशन जेड। 2 चार्ज लेयर है, सिग्मा सिग्मा डेंसिटी है, और हमें 3 जगह स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, एक्स पर, वाई पर, और जेड पर। आओ शुरुआत करते हैं। हाँ जी, यहाँ मिड पॉइंट पर आई थिंक दोनों ही शीट पॉजिटिव हर जगह अवे मारेंगे। ये पहला शीट यहाँ पे क्या मारेगा? अवे। यहाँ भी क्या मारेगा? अवे। और यहाँ भी क्या मारेगा? अवे। दूसरा शीट भी हर जगह अवे, यहाँ पर भी अवे, और यहाँ पर भी अवे। क्या बना पा रहे हैं डायरेक्शन? एकदम आसान है ना, जहां भी चाहिए वहां क्या रहे, शीट से दूर की तरफ, शीट से अवे हो गया, और ये तो हो ही जाएगा। और वैल्यू आप जान रहे हैं, पहला जो शीट है वहां कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा शीट भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो आप जहां पर सपोर्ट चल रहा है वहां डबल हो जाएगा, और जहां अपोज चल रहा है वहां पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ई एक्स बराबर ई जेड, दैट इज सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जुड़ जाएगा ना। और हाँ, ई वाई क्या डेफिनेटली 0 हो रहा है? तो मुझे लगता है इस तरह से हम लोग शीट के क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आई थिंक पॉइंट 4 से भी शायद आसान इसको डील करना है ना। वहां तो भी डिस्टेंस वगैरह सोचो, थोड़ा बहुत देखो, कुछ भी मत करो, यहाँ तो सिंपल है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जितने मेंबर है सबका कंट्रीब्यूशन ले लो, प्लस वाले अवे और माइनस वाले टूवर्ड्स, इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, वो जरा सॉर्ट आउट कर दें। ये लिख दिया सबने? यस, ओके। यहाँ पर जब मैं हिसाब कर रहा था, तो इस पहली शीट की वजह से यहाँ पे था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी शीट की वजह से भी क्या बताया आपने? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बताया आपने। मगर ये शीट तो पास है और ये शीट दूर है। नहीं नहीं, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा पास है। आपको सत्य का ज्ञान हो चुका है, ये दूरियां डज नॉट मैटर। ये आज ही आपको सत्य का ज्ञान हुआ है, तो कोई दूर है कि पास है, दूर है कि पास है, ये दूरियां डज नॉट मैटर, ये पता लगा है, ठीक है। तो आई थिंक इस तरह के सवाल कर सकते हैं। ये था पहला मेंबर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। दूसरा मेंबर शुरू करते हैं।
दूसरा मेंबर है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। आई थिंक जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टिंग प्लेट है। पहले बात तो शब्दों पे ध्यान दें। कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा हो गया, कंडक्टिंग, और प्लेट का मतलब मैंने इस तरह का इसका पीस लिया हुआ है। कंडक्टिंग प्लेट में अगर हम चार्ज देंगे तो कहाँ, मेरे हाथ को मान सकते हैं ना, कंडक्टिंग प्लेट चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की आउटर सरफेस, आउटर। आउटर सरफेस के नाम पे दो ही सरफेस है ना, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, इसको तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यस। तो आई थिंक जो भी चार्ज आप देंगे वो आई थिंक आधा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज सरफेस एरिया में स्प्रेड हो गया है तो यहाँ पर सिग्मा की लेयर बन जाएगी, और यहाँ पर भी चार्ज सरफेस एरिया में स्प्रेड हो गया तो यहाँ पर सिग्मा की लेयर बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सीन में आई थिंक एक सिग्मा की लेयर तो यहाँ हो जाएगी और एक सिग्मा की लेयर उस तरफ भी हो जाएगी। हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, यस। मेरे हाथ को देख लीजिए, सिग्मा की एक लेयर तो ये हो गई और सिग्मा की एक लेयर ये हो गई। तो ये अपना कंडक्टिंग प्लेट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके दोनों तरफ क्या है, सिग्मा सिग्मा की लेयर है। हमें वही वापस इससे एक पर्टिकुलर दूर पर हमें जानना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये टारगेट हो गया। अब अगर इसका हिसाब करना है तो आपने मुझे बोला है ना, मेटल का प्लेट है तो अंदर तो चार्ज वार्ज होगा ही नहीं, अंदर तो चार्ज वार्ज होगा ही नहीं, जो भी चार्ज है वो सिर्फ कहाँ पर है, आउटर सरफेस पे है। कर अपनी कॉपी दो। इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो यूं समझो ना, जैसे मान लीजिए ये अपना रजिस्टर है, ठीक है, इसको मान लो कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज दिया, अंदर गया कि नहीं, नहीं गया। क्या जो भी चार्ज के कवर्स में है ना, इस रजिस्टर में जो कवर है येलो कलर के, या तो पूरा चार्ज यहाँ पे है और पूरा चार्ज यहाँ पर है, अंदर कोई चार्ज वार्ज है नहीं, तो आई थिंक सिग्मा की एक लेयर ही हो गई और सिग्मा की एक लेयर ही हो गई। क्या आप देख रहे हैं दोनों कवर आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल, तो क्या हो गया कि सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर के जैसा हो गया, यस। और सिग्मा सिग्मा की दो पैरेलल लेयर का हिसाब मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ, यस। वो सवाल मैंने जानबूझ के कराया, सवाल की प्रैक्टिस के थ्रू मुझे आपको अगले ऑब्जेक्ट की तैयारी करानी थी, यस। अभी अभी मैं पढ़ के आया हूँ कि जब जब दो सिग्मा सिग्मा की लेयर पैरेलल होंगी तो उनके बीच में माहौल नहीं बनेगा और बाहर में माहौल बनेगा, इधर बाहर या उधर बाहर, क्या माहौल बन रहा था, यस। तो इसको डील करने का मेरा तरीका क्या है, इट इज सिमिलर टू, इट इज इक्वल टू टू पैरेलल लेयर्स ऑफ सिग्मा लेयर। लिखो, इट इज इक्वल टू, it is equivalent to two layers of sigma density, two layers of sigma density, two layers of sigma density। सो बोल के अब तो मैं कह ही सकता हूं E इनसाइड 0 और E आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस जैसे नॉन कंडक्टिंग शीट का फॉर्मूला तो उसका फॉर्मूला लगा लेना, और कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला लगा लेना। और आपने विशेष देखा क्या, इसके प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। हाँ, शायद प्लेट के अंदर तो 0 आना ही चाहिए था। अपन उस दिन बोल रहे थे ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि होकर ही रहेगा। तो अगर अंदर में 0 आया तो मैं खुश हूं इस बात से, अगर अंदर में 0 नहीं आया होता ना अभी, तो मैं और चेक करने बैठता कि यार कुछ अपने से गलती हुई है क्या। अगर 0 आया तो बहुत सेटिस्फेक्शन वाली बात है कि हाँ मुझे पता है कौन सा वाइज भी 0 होता है, और हाँ लॉजिकली भी 0 आ गया। और जो भी माहौल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पास में बन रहा है, बाहर में बन रहा है, ये फॉर्मूला रहेगा। अगेन यू कैन चेक, ये दूरियां, यस यस, ये दूरियां डज नॉट मैटर। सिग्मा पे तो कर रहा है ना, नहीं यहाँ तो दोनों सिग्मा है ना, प्लस प्लस थे ना। इसको जो आप चार्ज देंगे तो या तो दोनों तरफ ही प्लस सिग्मा होगा, या दोनों तरफ ही माइनस सिग्मा होगा। प्लस माइनस कैसे हो पाएगा यार, एक मान लो मैं इसको कोई पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो इधर भी पॉजिटिव ही फैलेगा, इधर भी पॉजिटिव ही फैलेगा ना। मैंने ये कोई मेटल की प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इधर भी पॉजिटिव फैलेगा, इधर भी पॉजिटिव फैलेगा। अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया होता तो फिर दोनों तरफ ही नेगेटिव फैलता। तो जब आप कंडक्टिंग प्लेट डील करेंगे दोनों तरफ ही या तो प्लस सिग्मा ही होगा या दोनों तरफ ही माइनस सिग्मा होगा, तो इसलिए से हमने आंसर बोल दिया। चलिए, ये था किसके बारे में, कंडक्टिंग प्लेट के बारे में। हाँ, मेटल प्लेट का फॉर्मूला ये हो गया, अच्छी बात है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला, जबकि वो क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। ये फॉर्मूला वही है कि इसका डबल हो रहा है,
ये उसका डबल हो रहा है। और मैं मेटल प्लेट पढ़ा के आपको आगे ले जा रहा हूँ, सवाल की तरफ ले जा रहा हूँ। सवाल शुरू करने के पहले एक मैसेज कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, मेटल प्लेट का आंसर मैंने उसका डबल जरूर बताया, लेकिन ये कब है? जब तुम्हारी मेटल प्लेट के दोनों तरफ सिग्मा हो। अगर बाई द वे तुम्हारे कोई पर्टिकुलर सवाल में मेटल प्लेट होने के बावजूद भी अगर एक तरफ सिग्मा हुआ, एक तरफ ही सिग्मा हुआ, तो फुल कंट्रीब्यूशन की आधा कंट्रीब्यूशन। बात पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मेटल प्लेट देखते तुरंत ये चेप दिया। सुन लिया आप लोगों ने? फिर सुन लीजिए। हाँ, मेटल प्लेट का आंसर ये होता है, मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन किस स्थिति में? दोनों तरफ सिग्मा हो। अगर कोई सवाल में दोनों तरफ सिग्मा होगा तो मैं ये आंसर यूज कर लूंगा। अगर कोई सवाल में किसी भी वजह से एक तरफ ही सिग्मा हुआ और एक तरफ सिग्मा नहीं हुआ, तो फिर मैं इसका हाफ कंट्रीब्यूशन लेने वाला हूँ। ठीक है? मैं तो और अच्छा बोलूंगा, मैं तो और जनरलाइज बोलना चाहूंगा। छोड़ो ना कंडक्टिंग, छोड़ो ना नॉन कंडक्टिंग, सीधा बोल दें सिंगल लेयर ऑफ सिग्मा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एंड टू लेयर ऑफ सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अगर आपकी चीज में एक ही लेयर है सिग्मा की तो वो दे देगा, और अगर दो लेयर है तो फिर वो ये वाला दे देगा। कंफर्टेबल? चले सवाल देखते हैं। जो सवाल हम कर रहे हैं एम्स 2005 और 2006 सेम क्वेश्चन लिखें। टू मेटल प्लेट्स, टू मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज, पैरेलल एंड क्लोज, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, देन ई मिड, ई मिड मतलब मिड पॉइंट पे ई चाहिए, ई मिड क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल की विशेष बात क्या है जरा समझिए। मेरे पास दो मेटल की प्लेट है, आपने बोला उनको पास में भी रखा है, ठीक है, जो भी अच्छी बात है। और हाँ, क्या बोला आप लोगों ने? डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए, अगर हम अपनी नॉलेज को चेक करें तो आपको पता होगा कि सारा प्लस सिग्मा और सारा माइनस सिग्मा दोनों तरफ फेसिंग लेयर, फेसिंग लेयर पर रहेगा। मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा, जरा साइड में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको एक प्लेट को प्लस क्यू दिया, दूसरी प्लेट को माइनस क्यू दिया। ये लीजिए प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना दे दिया? माइनस क्यू। ये तो मैं देके हट जाऊंगा, लेकिन चार्जेस का सेटलमेंट करवाना हमको आता है। अल्टीमेटली इंडक्शन वगैरह होगा, और आप सब जानते हैं चार्ज का सेटलमेंट कैसे होने वाला है। टोटल चार्ज कितना है? जीरो। जीरो के दो हाफ, जीरो एंड जीरो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेटों पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होता है? और क्या हम अपनी नॉलेज से जानते हैं सारा का सारा चार्ज दोनों दोनों तरफ या फेसिंग लेयर? हाँ, ये मेरे चाहने से नहीं हो रहा, ये अपने आप ही इंडक्शन की वजह से सारा का सारा चार्ज सिर्फ कहाँ पर उपलब्ध है? फेसिंग लेयर पे। और बॉस जहाँ पे चार्ज रहेगा क्या वहीं चार्ज डेंसिटी रहेगी? यहाँ चार्ज ही नहीं है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी, यहाँ चार्ज नहीं तो यहाँ चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी। तो अगले ने कहा है कि दो मेटल की प्लेट है, एक पे प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जहां चार्ज होगा वहीं पे तो चार्ज डेंसिटी होगी। तो मैं अपनी नॉलेज से जानता हूं कि दो मेटल की प्लेट पे अगर मैं इक्वल और अपोजिट चार्ज देके बैठूंगा तो सारा का सारा चार्ज सिमट के कहां बैठता है? फेसिंग लेयर पे। इसीलिए इसीलिए आप कहते रहिए प्लस सिग्मा है तो पूरा प्लस सिग्मा यहाँ पर है और पूरा माइनस सिग्मा यहाँ पर है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी भी नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात? और सुने आप, सिंगल मेटल की प्लेट है, एक मेटल की प्लेट सिंगल है, मैं कह रहा हूं इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो ये सिग्मा कहाँ है? दोनों तरफ है, सिग्मा इधर भी और इधर भी है। तो आपके दिमाग में हमेशा किस तरह का विचार आना चाहिए? आपको जो चीज मैं दूंगा आप ये देख लो अपनी नॉलेज से कि उसमें जहां कहाँ का चार्ज संभव है, जहां जहां चार्ज संभव है वहां वहां क्या रहेगा? सिग्मा रहेगा। सिंगल मेटल की प्लेट, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। बोलिए सिग्मा कहाँ है? इधर है, उधर है, या सब तरफ है? बहुत बढ़िया। ये केस में मैंने कहा कि दो प्लेटें प्लस माइनस आमने सामने रखी, तो मेरी नॉलेज थी कि सारा चार्ज केवल फेसिंग लेयर पे है, तो फिर जहां चार्ज होगा वहीं पे मुझे क्या बात करनी है? चार्ज है। हो गया ये? अब काम शुरू करते हैं। बच्चों में यहाँ पे जानना है, बोलिए पॉजिटिव लेयर क्या बोलेगा? अवे, अवे, फुल या हाफ? हाँ हाँ हाँ, अवे, अवे। ये मेटल की प्लेट है ना, ये मेटल की प्लेट है ना, मेटल की प्लेट का फॉर्मूला ये सिखाया था ना। इन किस स्थिति में दोनों तरफ सिग्मा हो? बॉस मेटल जरूर है मगर दो तरफ सिग्मा की एक तरफ और एक तरफ, इसीलिए मजबूरी में फुल कंट्रीब्यूशन की आधा कंट्रीब्यूशन, आधा कंट्रीब्यूशन। वो नेगेटिव प्लेट क्या बोलेगा? टूवर्ड्स बोलेगा। टूवर्ड्स फुल देगा कि हाफ? हाँ, फुल देगा कि हाफ? हाफ कितना? हाफ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए ई मिड क्या तैयार है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर। इसी सवाल के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मेटल प्लेट का आंसर आपको ये सिखाया है। हाँ, मैं भी आंसर लिख दूंगा, आप अपनी मेटल प्लेट के दोनों तरफ सिग्मा की व्यवस्था कर दीजिए, मैं भी आंसर लिख दूंगा।
लेकिन आज आपकी प्लेटें मेटल की जरूर थी, मैं खुद मान रहा हूँ ना मेटल की थी, लेकिन कुछ ऐसा बना मामला कि तुम्हारे दोनों दोनों तरफ सिग्मा नहीं थे, तुम्हारे एक ही एक तरफ सिग्मा थे, इसलिए मजबूरी में मेटल होने के बावजूद भी मुझे कंट्रीब्यूशन कितना दिलवाना पड़ा, आधा आधा कंट्रीब्यूशन दिलवाना पड़ा, और बाकी सुपरपोजिशन तो आप कर ही रहे हैं। ये आंसर आ जाएगा मेरा। कंफर्टेबल? चलिए अगला क्वेश्चन। एक कंडक्टिंग प्लेट थी बच्चे, कंडक्टिंग प्लेट, और हाँ उसका डेंसिटी था प्लस सिग्मा। ठीक है, फोटो समझ में आ जाए। कंडक्टिंग प्लेट, और यहां पर एक इस तरह से पेंडुलम लगा के बैठे हैं एम और प्लस क्यू, और ये एंगल है थीटा। पूरा सीन विजुलाइज कर देता हूं मैं एक बार। कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज डेंसिटी उसकी प्लस सिग्मा है, सिंपल पेंडुलम लटकाया हुआ है, उसका मास एम है और चार्ज प्लस क्यू है। एक कॉमन सेंस की बात मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए सिंपल पेंडुलम ऑर्डिनरी होता, अगर इसके अंदर चार्ज ना होता, हाँ जी, तो मैं कह रहा था, सुनो, सब लोग कान लोग सुन रहे हैं, बोले ठीक है, बोले क्या बात चल रही है ना। इतना इतना साइलेंस क्लास में कभी नहीं हुआ जितना अभी होता ना। क्या बात है ना, एकदम इंटरेस्ट आता है ना, बोले क्या बात हो रही है, किससे बात हो रही है, एकदम नहीं, सब लोगों का इंटरेस्ट, बोले कि क्या बात हो रही है ना, सही बात है। चले, अच्छा, बहुत बढ़िया है। वैसे ऐसा कोई मामला नहीं जो आप सोच रहे हो। चलो सुनो, सुनो सुनो सुनो, ये मान लो कंडक्टिंग प्लेट है, पॉजिटिव है, कंडक्टिंग प्लेट पॉजिटिव है, बोलिए चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा, माहौल क्या इस तरफ हो जाएगा ना माहौल, यस। अगर ये ऑर्डिनरी पेंडुलम होता तो शायद यूं करके यूं लटकता ही है, यस। लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रिकल इधर है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या फोर्स लगेगा तो पेंडुलम ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एग्जामिनर बोल रहा है कि पेंडुलम जो है ना थीटा एंगल बना रहा है, हमें टेन थीटा मैनेज करना है, कर ले मैनेज, यस। आप देखिए समझ रहे होंगे सीन, आई थिंक यहाँ पर ई प्लेट, प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिकल इधर हो जाएगा, यस। यहाँ पे क्या चल रहा है, एम जी, और क्या यहाँ क्यू ई चल रहा होगा। और आप सब जान रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो रहा होगा, क्या हम लोग टेन थीटा मैनेज कर पाएंगे। टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, क्यू ई बाय एम जी हो जाएगा, और क्यू बाय एम जी तो अपनी जगह सही है। ई, ई किसने बनाया है, इस बॉल वाले चार्ज ने या इस प्लेट ने, प्लेट ने। क्या ये बॉल वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है क्या, बनाता है, मगर इस पर जो फोर्स लगेगा वो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं लगेगा, क्या दूसरों से लगेगा, या बोलिए। मैं इस कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेट करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें, क्या लिखूं मैं। सिग्मा बाय, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है। और इसमें क्या रहा होगा, इसमें सिग्मा एक तरफ रहा होगा कि दोनों तरफ, उसने तो नहीं बोला है, वो तो क्या बोला, कंडक्टिंग प्लेट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब उसने बोल दिया तेरे जमे जहां लगा ले, तो मेरी नॉलेज ये बोलती है कि अगर अकेला कंडक्टिंग प्लेट है तो उसमें दोनों तरफ चार्ज होगा, तो क्या सिग्मा भी निश्चित दोनों तरफ रहा होगा। तो सिग्मा की एक लेयर की दो लेयर है, दो लेयर, तो क्या फुल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, यस। सो दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा टेन थीटा की अपने पास। तो आई थिंक छोटा सा एक सवाल बना दिया गया है। इस सवाल के अंदर आप देखो कितनी अच्छी बात हो गई, अगले ने बातों बातों में इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और अगले ने बातों बातों में क्या कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यूज कर लिया। एंड अगेन एक विशेष बात देखिए इसमें, एग्जाम में पूछा था मिड पॉइंट पे कितना होगा, तो कितना बोला आप लोगों ने, ये आंसर हो गया। अगर वो थोड़ा सा इधर पूछता तो, इधर 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 इधर, ये दूरियां, इसीलिए मैं आपको लिखाऊंगा जब मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, जब भी सिस्टम अपना चलेगा वहां मैं आपको लिखाऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्योंकि आपने बोला ना ये बन रहा है, और आपने क्या बोला, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, यहाँ 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 अलग अलग की सेम सेम, तो यहाँ यहाँ सब जगह अगर सेम है तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां वापस इसको याद दिलाऊंगा मैं, वहां मैं लिखवाऊंगा देखो अंदर क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ये था दो मेंबर, दो मेंबर खत्म होते अपने पास ना, तीसरा और चौथा मेंबर ले रहे हैं। तीसरा और चौथा मेंबर, दोनों मेंबर क्या है ना, स्फीयर के बारे में, किसके बारे में है, स्फीयर के बारे में है।
स्फीयर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। इसके अलावा उसमें फिर सॉलिड, शेल वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों हम लोग स्फीयर को ब्रॉडली सिर्फ दो कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं। पहला कैटेगरी वो होगा उन स्फीयर का होगा जिसमें दिया गया चार्ज केवल और केवल सरफेस पे बढ़ता है, और अगला कैटेगरी वो होगा जिसमें दिया गया चार्ज पूरे मास में, पूरे वॉल्यूम में बढ़ता है। तो मुझे बताइए मेरा जो अगला कैटेगरी, पहला जो स्फीयर के बारे में, इसमें कौन आएंगे? सरफेस पे जा रहा है, कौन आएंगे? कंडक्टिंग वाले। कंडक्टिंग में कौन सा आएगा? सॉलिड वाला, होल वाला, सब आ जाए? कंडक्टर के तो सारे आ जाएंगे। क्या इसी में नॉन कंडक्टिंग शेल भी आ जाएगा? नॉन कंडक्टिंग शेल भी इसमें आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। दो मेंबर हो चुके हैं अपने, तीसरा मेंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड मेंबर। तीसरा मेंबर में क्या हो जाएगा? ऑल कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग शेल। ऑल कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग शेल। नॉन कंडक्टिंग शेल, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज का फोटो बनाऊं तो क्या मतलब हुआ मेरा? इन सभी को एक जनरल फोटो से दिखाएंगे। स्फीयर, आर रेडियस है, मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, दिया तो दिया, कहां पे जाएगा? ये आउटर सरफेस पे चला जाएगा। इन स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, एक फोटो बना दिया मैंने। ध्यान दीजिए, इतने ही फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे, उन सबके अंदर कैपिटल आर क्या रहेगा? स्फीयर की रेडियस रहेगा। हमें यहाँ चार जगह इलेक्ट्रिक स्टडी करना है, कभी बाहर, कभी सरफेस पे, तो यार मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग जगह हुआ करेगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, कहां से? स्फीयर के सेंटर से। तो लिखो स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आप ध्यान रखना, स्फीयर के सवालों में डिस्टेंस हमेशा सिर्फ कहां से लेनी है? सेंटर से ही लेनी है, इधर से नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। आओ, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा। तो जरा आप बात कर ले हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर, क्या आउटसाइड? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, क्या सरफेस हो जाएगा? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड। और स्मॉल आर बराबर जीरो, क्या सेंटर हो जाएगा? यस। तो इस तरह की लोकेशन आपको पहचान में आनी चाहिए। तो मैं आपको लिख के देता हूं, एक बार फॉर्मूला की लिस्ट बना के दे रहा हूं, फिर हम लोग उसके बारे में सवाल करेंगे। आइए, आर मोर देन आर, ऑब्वियसली ये आउटसाइड का मामला है। ई आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर बराबर आर, ऑब्वियसली सरफेस का मामला है, दिस इज ई सरफेस, दिस इज के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर लेस देन आर बच्चे, इनसाइड का मामला है, ई इनसाइड, ये कितना हो जाएगा? जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक जीरो ही होगा ना? यस। आर बराबर जीरो, ऑब्वियसली क्या मामला हो गया? सेंटर का मामला हो गया। यहाँ भी कितना होगा? जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली सवाल मैनेज करने के लिए फॉर्मूला याद ही करने हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद भी होंगे। आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है? क्या उस पॉइंट की, क्या सेंटर से या सरफेस से डिस्टेंस नहीं है? सेंटर से डिस्टेंस है। सरफेस का मामला के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अंदर तो माहौल बनेगा नहीं, आपने बोला था अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो। वैसे डायरेक्ट मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन आप जानते होंगे। गॉस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो बोलिए, इसके अंदर गॉसियन सरफेस में चार्ज ट्रैप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ट्रैप्ड चार्ज इनसाइड इज जीरो, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना बनेगा? जीरो। इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है। इन फॉर्मुलास को यूज करके वेरियस बातें, वेरियस सवाल क्या किए सकते हैं, उस पर आते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्राफ से। ग्राफ का सवाल हो सकता है, ई और आर में क्या ग्राफ होगा? मुझे लगता है ई और आर में ग्राफ जो है ना, कुछ इस तरह से होगा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों होगा, हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। स्मॉल आर वेरिएबल है आपका, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो रही है? जीरो। यहाँ स्मॉल आर कितना है? कैपिटल आर। जरा सोच के देखो, यहाँ स्मॉल आर जीरो तो क्या सेंटर हो गया? यहाँ स्मॉल आर बराबर आर, क्या सरफेस हो गया? यस, बिल्कुल सही है। ये सेंटर है और ये सरफेस है, तो क्या ये इनसाइड है? क्या ये आउटसाइड है? यस, पहचाने, ये सेंटर है, ये इनसाइड है, ये सरफेस है और ये आउटसाइड है। क्या बोला आप लोगों ने? अंदर माहौल बना कि सूखा पड़ा है? सूखा पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक सूखा पड़ा हुआ है। सबसे पहले माहौल कहाँ बना? सरफेस पे। सरफेस से माहौल बना और उसके बाद क्या? 1/r²। यानी कि सरफेस में माहौल की शुरुआत सरफेस से हुई, उसके बाद लगातार माहौल कम हुए जा रहा है। बहुत लगातार माहौल कम ही हुए जा रहा है। अगर कोई चीज लगातार कम ही हुई जा रही है तो उसकी शुरुआती वैल्यू क्या मैक्सिमम रही होगी? यस।
तो देखो मैंने क्या लिख दिया, सरफेस फील्ड को क्या डिनोट कर दिया, ई मैक्स मैंने डिनोट कर दिया। तो ये ग्राफ हो जाएगा। अपने एग्जाम्स में ग्राफ आना भी बहुत कॉमन टेंडेंसी है। ये जो है आपका नहीं सॉरी जेई मेंस में 2008 का क्वेश्चन है, जेई मेंस के एग्जाम में 2008 के पेपर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके बारे में बोले ग्राफ क्या होगा, 4 फोटो छाप देगा, बोले पसंद करो, क्या आप पसंद कर पाएंगे? इस तरह से फॉर्मूला याद है तो बन ही जाएगा, एक बात। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट दिया जाता है इस ग्राफ के बारे में, क्या आप देख रहे हैं सरफेस के इधर माहौल है और सरफेस के उधर माहौल नहीं है, तो माहौल होना और नहीं होना की बाउंड्री डेडलाइन कहां आ रही है, सरफेस पे। तो इस बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस। कारण समझे क्यों बोला ये सरफेस के इधर माहौल है, इधर माहौल नहीं है, तो कोई चीज होना और नहीं होना की डेडलाइन कहां पे आ रही है, सरफेस। इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के मामले में इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट द सरफेस। लिख लो इस ग्राफ के साथ, इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस। सहमत है इससे, है ना? वो स्टेटमेंट वाली बातों में इस तरह आ जाएगा। चलो ये भी आप कर लेंगे, ये होता है इसके बारे में। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है या फॉर्मूलास को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन लिखे, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल, टू कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल। ठीक है, बाकी मैं फोटो में दिखाऊंगा, पूरी लैंग्वेज बोलता हूं ताकि फोटो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये फोटो बनता है कि नहीं। यस, क्या बोल रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल है, छोटे शेल की रेडियस है स्मॉल आर और बड़े शेल की रेडियस है कैपिटल आर। हमसे कह रहा है कि छोटे शेल को स्मॉल क्यू चार्ज दे रहे हैं और बड़े शेल को अर्थ कर रहे हैं, छोटे को स्मॉल क्यू चार्ज दे रहे हैं, बड़े को अर्थ कर रहे हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करनी है, ठीक है ना? आओ, जो कहानी मैंने सुना उसके साथ अगर मैं फोटो बनाऊं तो मुझे लगता है फोटो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये हो गया छोटा शेल और ये हो जाएगा एक बड़ा शेल। मैंने थोड़ा सा इलिप्टिकल डायग्राम बनाया क्योंकि मुझे मार्किंग करनी है बहुत सारी ना, स्फेरिकल नहीं बनाया, ठीक है? स्फेयर है बेसिकली। क्या क्या है बच्चे, ये हो गया स्मॉल आर और ये क्या हो गया आपका कैपिटल आर। हाँ हो गया ना। छोटे शेल को कितना चार्ज दिया, क्यू, और बड़े को क्या किया आपने, अर्थ किया। ओके, क्या आप सब जान रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और पीछे में जो प्लस क्यू आएगा वो रहेगा कि गया गया। ठीक है, बोलिए, मैंने केवल छोटे शेल को चार्ज दिया, छोटा शेल पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। मैंने बड़ा शेल को चार्ज नहीं दिया, लेकिन फिर भी बड़ा शेल का चार्ज क्या जीरो या माइनस क्यू? हाँ, हमने दिया कि इंडक्शन से आ गया, इंडक्शन एंड कंडक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन आप तो सब जानते हैं। अगर ये अर्थिंग नहीं करते तो क्या बाहर प्लस क्यू बैठा होता? यस, आज अर्थिंग करने की वजह से क्या हो गया, वो प्लस क्यू जमीन में चला गया। अल्टीमेटली बड़े गोले को मैंने तो चार्ज नहीं दिया भाई साहब, लेकिन अल्टीमेटली उसके ऊपर चार्ज है। फाइनल बोलता हूँ, छोटे फाइनल चार्ज प्लस क्यू है और बड़े गोले का फाइनल चार्ज माइनस क्यू है। रेडियस आपको दिख रही है, क्लियर? मुझे बताइए, हमारे सिस्टम में जितने मेंबर होते हैं क्या सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना? यस। अब अगर मुझे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जानना है तो मुझे दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना है, लेकिन ध्यान रखना छोटा गोला पॉजिटिव है हर जगह क्या मारेगा, अवे अवे अवे, तो बड़ा गोला तो नेगेटिव है हर जगह क्या मारेगा, टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स। उन बातों का ध्यान में रखना है। थोड़ा समझने समझाने के लिए इसको मैं 0 बोल देता हूँ, इसको मैं पोजीशन 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं पोजीशन 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं पोजीशन 3 बोल रहा हूँ, पोजीशन 4, और मान लीजिए पोजीशन 5। जस्ट मुझे तो आपको आइडियाज देना है, ठीक है? ओके, आप जानते हैं ना कोई भी आउटसाइड इनसाइड कुछ भी हो सकता है ना, वो सब अपने को दिख जाएगा। शुरू करते हैं, आओ जरा हेल्प कर दो मेरी। यस, हाँ जी, E0 लिखने जा रहा हूँ। E0 मतलब सेंटर पे, क्या ये दोनों का सेंटर है? यस। कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सेंटर में माहौल बनाता है कि नहीं बनाता? नहीं बनाता। तो सेंटर पर छोटे का कंट्रीब्यूशन 0, बड़े का भी 0, क्या सेंटर का आंसर 0 हो गया? यस। चलिए अब चलते हैं लोकेशन 1 पे। ये सब समझ में आ जाएगा ना इस तरह से? या मेरे को प्रैक्टिस करानी, इसलिए मैं जानबूझ के बहुत सारे पॉइंट ले लिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी है, आ जाओ। 1 पे जा रहे हैं, 1। मेरे ख्याल से ये छोटे का तो इनसाइड पॉइंट है, क्या बड़े का भी इनसाइड है? या कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अपने इनसाइड पॉइंट में माहौल बनाता है कि नहीं बनाता? तो आई थिंक 1 पे भी दोनों का 0 0 0, तो आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, E2 यहाँ पर बात कर लें। यस, ये छोटे का सरफेस पॉइंट है, ये बड़े का इनसाइड पॉइंट है। छोटा अपनी सरफेस में माहौल बनाएगा और छोटा तो पॉजिटिव है, कैसा बनाएगा, क्या वे? यस यस यस, छोटा कैसा माहौल बनाएगा, अवे बना दिया। और बड़ा का इनसाइड पॉइंट है, बड़ा माहौल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो बस दो में से एक ही ने कंट्रीब्यूट किया, तो क्या वही आंसर हो जाएगा? यस। तो मुझे लिखना चाहिए छोटा कितना माहौल बनाएगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन क्या, स्मॉल आर स्क्वायर, रेडियस।
ना, बड़े का कंट्रीब्यूशन 0, आपका आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, E3 की बात करते हैं। E3, हाँ तो बेटे रेडियस, रेडियस लेते ना, रेडियस, छोटे गोले की रेडियस अपन ने कितनी देखी, स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस वो सिंबॉलिक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और बड़े की रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। ओके, पोजीशन 3 पे चलें। पोजीशन 3, ये छोटे का तो शायद आउटसाइड पॉइंट है और बड़े का शायद इनसाइड पॉइंट है। छोटा आउटसाइड पे माहौल बनाएगा टूवर्ड्स की अवे, और बड़ा इनसाइड पे 0। वेरी गुड। तो बस छोटे का कंट्रीब्यूशन आएगा और छोटा आउटसाइड पे क्या बना देगा, के क्यू अपॉन क्या, आउटसाइड डिस्टेंस। इसको समझने के लिए मैं R3 लिख लेता हूँ, आ जाएगा समझ में। R3 थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस। ये तो किसका कंट्रीब्यूशन है, छोटे का, और बड़े का 0। क्या आंसर तैयार है, के क्यू बाय R3 स्क्वायर। आ रहा है समझ में। ओके, E4 चलते हैं हम लोग, ये आपका डायग्राम E4। यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, यस ये छोटे का तो आउटसाइड है और ये बड़े का तो सरफेस है। आओ बात कर लेते हैं। छोटा आउटसाइड में मारेगा अवे, और बड़ा क्या अपनी सरफेस से माहौल बनाएगा। बड़े का सरफेस हो गया, बड़ा अपनी सरफेस पे, लेकिन कैसा, अवे के टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। ये मैंने 2 फील्ड दिखा दी। आओ, छोटे के माहौल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आउटसाइड डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर है कैपिटल आर स्क्वायर। और बड़ा अपनी सरफेस क्या बनाएगा, के क्यू अपॉन क्या, कैपिटल आर स्क्वायर। अरे दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है शायद, दोनों का कंट्रीब्यूशन शायद बराबर, और झगड़ा भी चल रहा है, क्या 0 आंसर हो जाएगा। तो मैं लिखने के लिए लिखता हूँ के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों में झगड़ा चल रहा था तो कर दिया, क्या आंसर 0 आ रहा है। चलो E5 पकड़ने चले। E5, ये लोकेशन, आई थिंक ये छोटे का तो आउटसाइड है और बड़े का क्या, दोनों का आउटसाइड है, दोनों का आउटसाइड है, यस। छोटा गोला यहाँ क्या बोलेगा, अवे, और बड़ा गोला नेगेटिव है, क्या बोलेगा, टूवर्ड्स। सपोर्ट की झगड़ा, सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, दोनों की वैल्यू बना के डिफरेंस कर लूंगा, यस। कॉमन सेंस, आई थिंक के छोटे का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, के क्यू अपॉन R5 स्क्वायर, R5 स्क्वायर छोटे का, और बड़े का कितना होगा, के क्यू अपॉन R5 स्क्वायर। क्या दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग कि सेम सेम, पता लग रहा है आप लोगों को। इन एक गड़बड़ है, दोनों की रेडियस तो अलग अलग है, फिर कंट्रीब्यूशन सेम कैसे आ गया। आउटसाइड के मामले में रेडियस का रोल नहीं होता है, आउटसाइड के मामले में रेडियस का रोल नहीं होता। आउटसाइड के मामले में आउटसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस मैटर करती है। तो बड़े गोले के लिए भी आउटसाइड की सेंटर से वही डिस्टेंस है जो कि छोटे गोले के लिए है। मुझे पता है दोनों की रेडियस अलग अलग है, लेकिन आउटसाइड के मामले में रेडियस मैटर नहीं करती है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं फिर, तो के क्यू अपॉन R5 का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R5 का स्क्वायर, एंड अगेन 0। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी जगह बात कर ली आपसे, कुछ खास नहीं है। बस आपको हमेशा देखना है कि जो आपका स्टडी पॉइंट है, जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं, वो किसी गोले का आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड फॉर्मूला लगाओ, इनसाइड है तो इनसाइड फॉर्मूला लगाओ, सरफेस सरफेस लगाओ। जो पॉइंट किसी का इनसाइड है, क्या वो सभी का इनसाइड होगा, क्या नहीं। जो पॉइंट किसी का इनसाइड है वो किसी का आउटसाइड भी हो सकता है, किसी का सरफेस भी हो सकता है। तो जिस गोले की वजह से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, ये देखा करो कि वो पॉइंट उस पर्टिकुलर गोले के लिए क्या है, आउटसाइड है, सरफेस है, इनसाइड है। सुटेबल फॉर्मूला लगाइए और वो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये आंसर आ जाएगा। अपनी किताबों में कई जगह क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन ये क्वेश्चन अपनी किताबों में जहां भी है ना, वो लैंग्वेज के फॉर्म में है। लैंग्वेज में फॉर्म में कैसे है, मैं तो प्रैक्टिस के लिए सब कराया। वो क्या बोलता है, पूरा झांकी वाकी बोल देगा, ऐसा ऐसा बना दिया। फिर क्या बोलता है, 4 लैंग्वेज बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल सेंटर पर नॉन जीरो है, अंदर में जीरो है, बाहर में जीरो है, बाहर में नॉन जीरो है, दोनों के बीच में जीरो, इस तरह के ऑप्शन देगा। आप देखिए पूरे सीन में मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल नॉन जीरो आया है। पहचानो, देखो क्या यहाँ अंदर सब सूखा पड़ा हुआ था, क्या बाहर भी एकदम सूखा पड़ा हुआ है। यस, पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में फिल्ड सिर्फ कहाँ मिला है, दोनों गोलों के बीच की जगह में मिला है। तो इस तरह का ऑप्शन में हम क्या बोलेंगे, क्या दोनों स्फीयर के बीच वाली स्पेस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाकी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, नहीं है, वो अपन देख लेंगे। सहमत है, सहमत है ना, इस तरह के आंसर हो जाएंगे। चलिए, ये था इसके बारे में। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो स्फीयर में आपको पढ़ा रहा हूं, इन स्फीयर को अगर मुझे चार्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या किसकी बात होगी, रो या सिग्मा, रो या सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा की बात होगी। सिग्मा कितना हो रहा होगा स्फीयर का, क्यू अपॉन 4πr²। क्या आप देख रहे हैं यहाँ से क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू क्या 4πr² लिखा जा सकता है, या तो बच्चों भी मैंने जो फॉर्मूला आपको सामने लाए हैं ये वाले, मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखा है चार्ज के टर्म में। हो सकता है कोई सवाल आप कर रहे होंगे और सवाल को करने दौरान आपको इन फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ सकती है सिग्मास के टर्म में। तो मैं चाहूँ तो सिग्मास के टर्म में फॉर्मूला दे सकता हूँ आपको, लेकिन
मेरी सलाह ये है कि चार्ज के फॉर्म में भी फॉर्मूला याद करोगे, सिग्मा के फॉर्म में भी याद करोगे, तो आर और ये स्मॉल आर का बहुत लफड़ा हो जाएगा। सलाह यह है कि आप सिर्फ चार्ज वाले फॉर्मूला याद रख लें और जरूरत पड़ने पर सिग्मा में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो सिग्मा में कन्वर्ट करना सिखा देता हूं आप लोगों को। यस, जैसे कि एक सवाल के माध्यम से सिखा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा भाई ई सरफेस बताओ, क्या है ई सरफेस? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपने तुरंत बोला सर ई सरफेस ये होता है। मैंने तुरंत सवाल मार दिया, बोले नहीं चार्ज में नहीं चाहिए मेरे को, सिग्मा में चाहिए। तो क्या कन्वर्ट कर ले, के को लिख दिया इस तरह से, क्यू को क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। क्या ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो रहा है? यस यस, काट पीट के देख लो, ये हो गया। तो मैंने जानबूझ के क्या किया, ये किसका फॉर्मूला है? क्या ई सरफेस? ये किसका फॉर्मूला है? ई सरफेस। हाँ हाँ बोलो, सब सामने है। ये किसका फॉर्मूला है? ई सरफेस। और ये भी किसका फॉर्मूला है? ई सरफेस। दोनों ई सरफेस की फॉर्मूला है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, ये चार्ज के टर्म्स में है और ये फॉर्मूला सिग्मास के टर्म्स में है। तो मैं देखूंगा मेरे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मेरे क्वेश्चन में आपने क्या दिया है, क्या पूछा है, मुझे किसको यूज करना है मैं देखूंगा। लेकिन दोनों फॉर्मूला अपनी जगह सही है। जहां मुझे चार्ज के टर्म में फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसको उठा लूंगा, कोई सवाल में अगर मुझे फॉर्मूला सिग्मास में चाहिए तो मैं सीधा इसको उठा लूंगा। आ रही बात समझ में? एक बात। दूसरी बात, यार ये फॉर्मूला को देखा सा नहीं लग रहा, ये फॉर्मूला। हाँ यस। तो फिर एक कॉन्सेप्ट निकल गया यहाँ से, जब कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में था इलेक्ट्रिक फील्ड वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो जब कंडक्टर गोला के फॉर्म में तब भी कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब कॉन्सेप्ट निकल गया यहाँ से, कंडक्टर आज के बाद किसी भी शेप में हो, स्फीयर हो, प्लेट हो, इवन टेढ़ा मेढ़ा भी हो, उसके सरफेस पे या नियर बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड बिना सोचे समझे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखे, ये लाइन कहीं ना कहीं यूज करूंगा आगे। लिखे, फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप, और कंडक्टर ऑफ एनी शेप, एनी शेप लिख दो, इक्वेशन टाइप बना के लिख दो, ई सरफेस बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई सरफेस बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सहमत है इस बात से? जानबूझ के मैंने लिखवाई है, कहीं ना कहीं अच्छे सवालों में लाइन इस्तेमाल होने वाली है, आगे मैं बताऊंगा आपको आगे। चलिए, कंडक्टर स्फीयर हो, प्लेट हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक बिना सोचे समझे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपने सीख लिया। और बातें करते हैं, लॉजिकल बातें करते हैं। यस, मुझे बताइए ई सरफेस का फॉर्मूला क्या है चार्ज के टर्म में? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बच्चों, ई सरफेस का ही फॉर्मूला सिग्मास में ये बनाया था अभी। और सुनो, ई सरफेस का फॉर्मूला को शायद मैं वी सरफेस अपॉन कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ। मुझे पता, मैंने पोटेंशियल अभी नहीं पढ़ाया। यू नो, स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल क्या लिखते थे आप लोग? के क्यू बाय कैपिटल आर। मैं आगे की बातें यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो ना, ये के क्यू बाय कैपिटल आर और ये आर क्या मिला के हो जाएगा? यस। मुझे बताएंगे इनमें से कोई फॉर्मूला गलत है? सब सही है, सब सही है। तीनों ही कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है, और तीनों फॉर्मूला अपनी जगह सही है। तीनों मैथमेटिकली आ रहे हैं, कोई तुकबाजी थोड़ी है। तीनों फॉर्मूला सही है। फर्क इतना है कि ये चार्ज के टर्म्स में है, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, और ये पोटेंशियल के टर्म में है। तो मैं देखूंगा मेरे सवाल की क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ। मुझे किसी ने पूछा कंडक्टिंग स्फीयर के मामले में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ रिलेशन बताइए। किसके साथ? रेडियस के साथ। कोई बच्चे ने ये फॉर्मूला उठा लिया तो क्या बोलेगा? बोले ये चलता है। किसी ने ये फॉर्मूला उठा लिया तो क्या बोलेगा? बोले कोई रिलेशन ही नहीं है। बोले कोई रिलेशन ही नहीं है। और किसी ने ये लिया तो क्या बोलेगा? बोले ये 1/r चलता है। आप देख रहे हैं, तीनों फॉर्मूला अपनी 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 जगह सही है। ये तीनों आंसर भी अपनी अपनी जगह सही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यस, आंख बंद करके किसी एक फॉर्मूला के पीछे नहीं जाना है। जब भी हमारे फिजिक्स में हमें लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं, रेशियो बनाने होते हैं, तुलना करनी होती है, तो उस टाइम पर अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर के लिए ज्यादा फॉर्मूला है, तो हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को चूज करना पड़ता है। फॉर्मूला को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि सवाल में हमें कहीं ना कहीं से ऐसा इशारा आ जाए क्या चीज कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट का इशारा आ जाए ना, वो चीज वाला फॉर्मूला लेना चाहिए। जो आप समझते उसे समझा रहा हूं। पहले सुने, इस बात पे बाद में आऊंगा, पहले मैं अपने हिसाब से थोड़ा देसी में बोलता हूँ। यू नो, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो आप लोग? हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी को क्या आप पी स्क्वायर बाय 2mv लिखते हो ना? मैकेनिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से बात कर लेते हैं। यस, अगर मैं बोलता हूँ कि मास डबल कर रहे हैं, मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल। और यहाँ से किसी ने हिसाब लगा लिया तो क्या बोलेगा? बोले मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी तो आधी हो जाएगी। यस, वो पता है ऑप्शन में दोनों रहेंगे, डबल वाला ऑप्शन भी रहेगा और आधा वाला ऑप्शन भी रहेगा। तो मुझे आपसे कहना है
दोनों फॉर्मूला अपनी जगह सही है, मुझे देखना पड़ेगा सवाल की कंडीशन क्या है। अब आइए, इफ मास इज डबल कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, मास इज डबल कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट। खेल समझ में आ रहा है? दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे आप मैसेज दे रहे हो कि ये कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट बता दी जाए सीधा उस चीज के फॉर्मूला पे एकदम परफेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। जब भी लॉजिकल डिसीजन लेने हो कि ये डबल कर रहे हैं वो डबल कर रहे हैं, जब भी रेशियो बनाने हो, तो आपको हमेशा सही फॉर्मूला चूज करना आना चाहिए। और सुने, यू नो, पावर आई स्क्वायर आर, पावर वी स्क्वायर बाय आर। रेजिस्टेंस डबल किया तो यहाँ से पावर डबल हो जाएगी, यहाँ से पावर आधी हो जाएगी। कौन सा सही है? दोनों सही है। कौन सा सही? दोनों सही है। मैं देखूंगा मेरा सवाल में क्या कंडीशन आप डाल रहे हो। यस, अगर आपने बोला करंट इज कांस्टेंट, डिसीजन यहाँ से होगा। आपने बोला वोल्टेज इज कांस्टेंट, डिसीजन यहाँ से होगा। आपने मेरे से बोला यार दो रेजिस्टेंस R1 R2 अपने पास हैं, जरा पावर का रेशियो लिख दे। R1 R2 रेजिस्टेंस, पावर का रेशियो लिख दे। तो पहले फॉर्मूला से रेशियो क्या बनेगा? R1/R2, और दूसरे क्या बनेगा? R2/R1। तो मैं देखूंगा कि भाई सीन बता, तो मैं कहने के देखूंगा सवाल में कुछ इशारा होगा। अगर उसने कहा दोनों सीरीज में है, तो मेरे पास आ चुका है मैसेज की करंट सेम R1/R2। बोले यार दोनों पैरेलल में है तो क्या R2/R1। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब फॉर्मूला, ऐसा कई बार होगा फिजिक्स में कि एक ही फिजिकल पैरामीटर के लिए आपके पास ज्यादा फॉर्मूला आ जाएंगे, तो आपको रेशियो बनाना, तुलना करना, कंपैरिजन करना के लिए सही फॉर्मूला चुनना आना चाहिए। अब आइए वापस पे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फॉर्मूला सही है? सब सही है, सब सही है। मैं ये आंसर जरूर दूंगा, लेकिन कब? इफ क्यू कांस्टेंट। मैं ये आंसर जरूर दूंगा कब? इफ सिग्मा कांस्टेंट। और ये आंसर जरूर दूंगा जब वी कांस्टेंट। यस, आप मुझे बोलोगे वी कांस्टेंट, बताओ क्या रिलेशन है, फिर मैं आराम से बोलूंगा 1/r। आप मुझे बोले चार्ज कांस्टेंट, बताओ क्या रिलेशन है, मैं बोलूंगा 1/r²। आपने बोला चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, तब क्या रिलेशन है, मैं बोलूंगा कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट मामला चल रहा है। तो आप देख रहे हैं सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो पता है गड़बड़ कैसे होती है ना, मैं मानता हूं कि ज्यादा कॉमन फॉर्मूला शायद ये है, हम लोगों की ज्यादा जो बातचीत होती है, हम लोगों की ज्यादा जो इस्तेमाल में आता है, वो शायद फॉर्मूला ये है। और ये फॉर्मूला है ना, तो कई बार स्टूडेंट इस बात को समझना ही नहीं चाहते। उनको कुछ भी पूछो वो एक ही फॉर्मूला के पीछे पड़े, K3/r²। उनको बोलेंगे सीमा कांस्टेंट है, बोले नहीं फालतू बात नहीं, मैं तो इस पे जाऊंगा। स्टूडेंट कई बार नहीं समझना चाहते, उनको क्या लगता है बस इलेक्ट्रिक बोले तो K3/r²। मैं बोलूंगा पोटेंशियल कांस्टेंट, बोले नहीं फालतू बात नहीं, मैं K3/r²। समझ रहे हैं? बोले मैं पढ़ के आऊँ K3/r²। समझ रहे? तो K3/r² को हम गलत साबित नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ वो गलत है, वो भी सही है और बाकी भी सही है। कंडीशन चेक करके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। समझ में आ गया होगा? और आ गया तो जरा क्वेश्चन करते हैं, जिनको लिखना है लिख लो। अभी देखते हैं कितने लोग समझ पाए हैं इसको। हाँ जी, बढ़े जवानों। टू चार्ज मेटल स्फेयर, टू चार्ज मेटल स्फेयर्स, साथ में फोटो बना लेना R, और ये हो गया 2R। फोटो बना दो। R एंड 2R, दो मेटल स्फीयर रेडियस दिखा दी उसने, R और 2R दोनों चार्ज है। ठीक है, हमसे बोल रहे हैं कि एक सरफेस E1 E2 का रेशियो चाहिए इफ, इनकी सरफेस पे क्या चाहिए? E1 E2 का रेशियो चाहिए इफ। समझ जाओगे, सरफेस पे इलेक्ट्रिक का रेशियो चाहिए इफ। डिफरेंस दिखाने के लिए मैं 2-3 सवाल कराऊंगा इसमें। दोनों गोलों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक का रेशियो चाहिए इफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन लिखे, सेम चार्ज डेंसिटी। यस, सेम चार्ज डेंसिटी। हाँ जी, किस फॉर्मूला से बात करूं मैं, क्यू फॉर्मूला या सिग्मा फॉर्मूला? सिग्मा फॉर्मूला। और सिग्मा फॉर्मूला भी सीखा था हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे इसमें तो रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आप रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो आपकी रेडियस सेम भी हो या डिफरेंट भी हो, हाँ, असर की बेअसर, बेअसर क्या बोल दूं, 1-1। सेकंड पार्ट, सेम चार्जेस, सेम चार्जेस। इस बार किस फॉर्मूला पे जा रहे हैं आप? ओबियसली इशारा आ चुका है सेम चार्ज, तो आपको कहाँ जाना है? सिर्फ K3/r², 1/r²। डेफिनेटली आंसर इज 4-1। ठीक है, थर्ड, थर्ड लिखे, इफ बोथ आर टच्ड विद ईच अदर, इफ बोथ आर टच्ड विद ईच अदर, दोनों को आपस में टच कर रहे हैं, कुछ मीनिंग पता लगा क्या? दोनों का पोटेंशियल सेम होगा कि होकर ही रहेगा? नहीं, पर एक छोटा और एक बड़ा है। नहीं नहीं, छोटा और बड़ा है स्फीयर है ना, तब भी सेम होगा। वेरी गुड, क्या दोनों का पोटेंशियल सेम का मैसेज आ चुका है? या और मैसेज आ गया, तो इस बार ई के लिए किससे बात करूं मैं? V/r से। इज इट 1/r, इज इट 2-1? ये आंसर आ गया।
ये जो पहला पार्ट इसमें आपने किया है ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहला पार्ट। बाकी मैंने ऐसे मन से बना दिया ताकि और अच्छे से बता दूं। और आप समझ रहे ना इसमें गलती होने के चांस क्या है ना। जो नालायक होंगे, जो सीधे के क्यू बैरस का अगला को सुनना ही नहीं चाहते ना, वो फंसने वाले इसके अंदर। यस, आंसर क्या आया है? 1-1 आंसर आया है। मुझे पता है एक स्क्वायर छोटा है, मुझे पता है एक स्क्वायर बड़ा है, अरे होगा। मेरे फॉर्मूला में, सिग्मा वाले फॉर्मूला में रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आंसर इज 1-1। कर लेंगे। चलिए ये भी आप कर सकते हैं। और देखिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि काफी सारी बुक्स में है, अपने शायद रेस वाले मॉड्यूल में भी है। लिखें, मेटालिक शेल, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मेटालिक शेल, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। फुल स्टॉप लगा दीजिए और आगे लिखें, इफ स्मॉल एलिमेंट इज कट एंड रिमूव्ड, if small element is cut and removed, then find electric field due to remaining part near hole, ये जो क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी जमाने में आईआईटी में भी आया हुआ है, तो इसका स्टैंडर्ड आंसर बच्चों को याद भी होता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आएगा। अब कैसे आया जरा उस पर विचार करते हैं, समझते हैं इसको। हाँ जी, मेटेलिक शेल है बच्चों। यस, मेटेलिक शेल। मैंने कहा यार इस पे चार्ज सिग्मा है, कहाँ पे रही होगी? हाँ हाँ, कहाँ पे? इनर सरफेस या आउटर सरफेस? इनर पे होगी कि नहीं होगी? हाँ शाबाश, देखा आपने बोला ना, क्योंकि आपको पता है इनर पे चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी भी कहाँ होगी? बिल्कुल सही बोला। तो जो भी चार्ज डेंसिटी कहाँ पर है, क्या आउटर सरफेस पर रही होगी? बिल्कुल सही। अगर मैं जानता हूं अपनी नॉलेज से कि इस सिग्मा वाले स्फीयर की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और बाहर में कितना होगा? क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के टर्म में क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा, सरफेस पर या नजदीक में क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मानते हैं आप लोग? यस। अब उसने क्या किया, उसने बोला है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा काट दिया और उसको यहाँ पे अलग कर दिया। ठीक है, छोटा हिस्सा काट दिया। तो क्या मैंने मेटेलिक शेल को क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया? एक तो हो गया एलिमेंट पार्ट और एक हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो क्या दोनों मिलकर के क्या वापस से शेल बना रहे हैं? यूं समझो कि दोनों मिलकर के शेल बना रहे हैं, या यूं मानो शेल को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। वन इज एलिमेंट पार्ट, अदर इज रिमेनिंग पार्ट। एलिमेंट और रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ओके। और अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा थी तो क्या उसकी डेंसिटी भी सिग्मा ही रही होगी? ऑफ कोर्स वो भी सिग्मा रही होगी। अब दोनों की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रीब्यूशन नियर होल बात करनी ना, तो एक तो यहां लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, एक यहां लेते हैं। यस, यहाँ पे आइए, यहाँ पे। यस, इस जगह पर दोनों चीजें पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव चीजें कैसा सवाल बनाएगी? टुवर्ड्स या अवे? सारा खेल डायरेक्शन का इस सवाल में, सारा खेल डायरेक्शन का, बाकी तो एक लाइन का सवाल है। यस, आ जाओ। यस, तो ये ढक्कन क्या बोलेगा? अवे। और ये रिमेनिंग भी क्या बोलेगा? अवे। एलिमेंट क्या बोल रहा है? अवे। और रिमेनिंग भी क्या बोल रहा है? अवे। मैं लिखता हूं यहाँ पे ई एलिमेंट, और साथ में क्या हो गया? ई रिमेनिंग। ठीक है, दोनों हो गया। इधर आना यहाँ पे। यस, ढक्कन तो अभी पॉजिटिव है, क्या बोलेगा? टुवर्ड्स या अवे? अवे। ऑब्वियसली ई एलिमेंट। और ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये भी तो अवे मारेगा ना, सेंटर से अवे, सेंटर से अवे, तो क्या इससे मारेगा ई रिमेनिंग। मानते हो आप इस बात को? दोनों पॉजिटिव, उधर में अवे अवे, यहां पर भी दोनों अवे अवे है, लेकिन उसका ढक्कन का अवे तो इधर बन रहा है, और ये रिमेनिंग पार्ट का जो अवे है उसके सेंटर से अवे क्या इधर बन रहा है? बोलो, वहां पे दोनों में सपोर्ट चल रहा है, यहाँ दोनों में झगड़ा चल रहा है। और दोनों का हर जगह नेट आंसर क्या शेल के आंसर के बराबर होना चाहिए? कहीं पर भी दोनों का मिलाकर के जो नेट आंसर है वो शेल के नेट आंसर के बराबर होना चाहिए। बाहर में दोनों में वहां पे सपोर्ट चल रहा है, वहां क्या चल रहा है? ई रिमेनिंग प्लस ई एलिमेंट। इज इट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट? बाहर में अगर मैं दोनों का सुपरपोजिशन करता हूं और आपने मुझे बता दिया कि सब दोनों मिलकर तो शेल हो जाते हैं, तो फिर दोनों का नेट आंसर क्या अकेले कंप्लीट शेल के आंसर के बराबर होना चाहिए? यहाँ आना, अंदर आना, यहाँ दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो इनका आंसर क्या होगा? डिफरेंस ई रिमेनिंग माइनस ई एलिमेंट कर दिया। और क्या अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, और दोनों मिलकर के किसको बनाते हैं? शेल को। शेल की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता कर दिया, और कर दिया तो कर दिया, आप समझ गए हैं। दोनों को जोड़ूंगा तो निपट गया। 2E रिमेनिंग बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई रिमेनिंग आपको चाहिए ना,
सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है। बना लें, कोई परेशानी है तो पूछें। लिखें, इसको लिखें प्लीज, लिखो 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 प्लीज। चलो, समझ में आ गया सवाल? आंसर तो याद ही होता है, लेकिन सवाल को समझ में भी आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन बोलें? एक लेयर का, हाँ। पूरे शेल का तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही है ना। पूरे शेल का तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही है ना। और अब असली बात पता लगी है आप लोगों को। इसमें ई रिमेनिंग मैंने आपसे पूछा है, क्या जो ई रिमेनिंग है क्या वही ई एलिमेंट है? यस, तो बताओ। हाँ बिल्कुल, दोनों का क्या होगा, दोनों का ई एलिमेंट, दोनों का इक्वल वैल्यू है। तो हर जगह दोनों का इक्वल वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या वो आ ही रहा है ना। समझ में आया है? पीछे भाइयों पता लग रहा है? चलिए, तो इस तरह से मैं बात खत्म करता हूं। ये था अपना मेंबर 3। मेंबर 3 यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ठीक है, अब ले रहे हैं मेंबर 4। मान लीजिए मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेता हूं, उसमें चार्ज देंगे, कहाँ जाएगा, सरफेस या मास में? मास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ले रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ मेंबर लिखें, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, क्या सीन है इस बार मेरे पास? ये कोई सॉलिड स्फीयर है, आर रेडियस का सॉलिड है, तो ऑब्वियसली मैंने इसकी शेडिंग कर दी। प्लस क्यू चार्ज दिया, कहाँ जाएगा? पूरे वॉल्यूम में मान लिया कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखा है। पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखा है। इस बार हमारा स्फीयर ही हो गया। मुझे बताएंगे इस बार चार्ज डेंसिटी के नाम पे सिग्मा आएगा या रो आ जाएगा? रो आ जाएगा ऑब्वियसली। अब हमें कह रहे हैं कि हमें वही चार जगह बात करनी है, तो चार जगह जो फॉर्मूला है मैं लिस्ट बना के आपको देता हूँ, फिर हम काम शुरू करेंगे। ई आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ई सरफेस के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ई इनसाइड के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और ई सेंटर, दिस इज 0। आई थिंक पिछली लिस्ट और इस लिस्ट में अगर डिफरेंस नोटिस करें तो सिर्फ एक जगह आ रहा है, ए इनसाइड। ठीक है, तो अगर डिफरेंस नोटिस करें, और शायद इसका कारण भी आप जानते हैं, उसके अंदर में अगर हम गोशन बनाते तो अंदर में चार्ज ट्रैप नहीं होता है, तो अंदर में माहौल नहीं बना। क्या अंदर में भी अगर मैं गोशन बनाऊंगा क्या चार्ज ट्रैप होगा? अंदर में चार्ज नहीं है, माहौल नहीं बना, अंदर में चार्ज फंसेगा तो माहौल बनेगा। ये अंदर का फॉर्मूला है, इनसाइड का फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला याद करने आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ की। ई और आर, E proportional to R, this is your E max, this is your E proportional to 1 by R square. ऐसा बिहेवियर क्यों है शायद पता लगता होगा। स्मॉल आर 0, ये क्या हो गया, स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सरफेस, सेंटर सरफेस ऑब्वियसली इनसाइड पॉइंट, और ये क्या हो गया, आउटसाइड पॉइंट।
क्या लिखा है आप लोगों ने, सेंटर पे जीरो है और इनसाइड पे जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो और क्या प्रोपोर्शनल टू आर, तो अंदर में क्या चल रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर में क्या चल रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो सरफेस तक बढ़ा फिर बाद में कम होने लगा। कोई चीज बढ़ते बढ़ते कम होने लग जाए तो क्या जहाँ पलटी मारा वो मैक्सिमम रहा होगा, यस। तो मुझे यहाँ पता लगा है सरफेस फील्ड कैसा है, मैक्सिमम है। तो नोटिस किया पिछली वाली कैटेगरी में शायद सरफेस पे मैक्सिमम था, तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है किसी भी तरह के चार्ज स्फीयर की बारे में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, सरफेस पे, चाहे वो कंडक्टर है चाहे नॉन कंडक्टर है चाहे वो होलो है, व्हाटएवर, किसी भी चार्ज स्फीयर के बारे में मैक्सिमम फील्ड कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। ओके, जिससे वहां हमने स्टेटमेंट दिया था कि इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस, यहाँ देना है कि नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे इधर भी माहौल है और इधर भी माहौल है, तो यहाँ सरफेस पे माहौल में डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हम वहां तो दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं देना है। कंफर्टेबल, ये फॉर्मूला आपके पास है। एक बार बताओ ये सारे फॉर्मूला मैंने कैसे बताया, चार्ज के टर्म में बताया है ना, चार्ज तो है। अगर मुझे फॉर्मूला रो में कन्वर्ट करने हो, क्या मैं रो में एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, किसकी बात होगी, सिग्मा या रो, रो की बात होगी। चलो रो में कन्वर्ट करना सीखते हैं। क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, क्या रो इंटू 4/3, क्या πr³ लिखा जा सकता है ना। तो जब भी जरूरत पड़े हम कोई भी फॉर्मूला को कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या अपने पास, वैसे तो k³/r³ इंटू स्मॉल आर है ना। मैंने कहा यार ये फॉर्मूला मुझे रो में कन्वर्ट करना है, करो जरा। के को भी 1/4πε0 लिखो और क्यू को लिख दो रो इंटू 4/3 πR³। काट पीट करके देखो क्या आ रहा है इसमें। नहीं, के को भी मैंने बोला ना कन्वर्ट करना है, के को भी 1/4πε0 लिखो आप। बराबर, इसमें कौन सा आर इन्वॉल्व है, स्मॉल आर या कैपिटल आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर, स्मॉल आर। ओके, कैसे किया, 1/4πε0 आ जाएगा यहाँ पर, 1/r³ को एज इट इज लिख दिया, क्यू को लिख रहा हूँ रो इंटू 4/3 πr³ और स्मॉल आर को एज इट इज लिख दिया। काट पीट करके देखें, रो r/3ε0, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो मुझे बताइए ये कहाँ का फॉर्मूला है, इनसाइड, और ये भी कहाँ का फॉर्मूला है, इनसाइड। फर्क क्या है, ये चार्ज के टर्म्स में है और ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। मैं फिर कहूंगा दोनों फॉर्मूला अपने अपने जगह सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल की डिमांड्स क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल में क्या दिया है क्या पूछा है, उसके हिसाब से मैं तय करूंगा कि ये फॉर्मूला यूज करें कि ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक बात है, ये हो जाएगा। चलिए जेई की क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक बात और है कि अभी देखो अक्सर सवालों में बोल दिया जाएगा कि हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अक्सर बोल दिया जाएगा, तो हम अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कभी कभी हमें सवाल में इनडायरेक्टली पता लग जाएगा कि कौन सा स्फीयर रहा होगा, तब भी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर किसी भी सवाल में किसी भी तरह से दूर दूर तक पता ही नहीं लगे कि कौन सा स्फीयर है, तो वहां पर हमेशा क्या मानना है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान के जवाब देना है। सवाल में वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं होगा बोले इसमें मेंशन नहीं था इसलिए दोनों हो सकते हैं, नहीं। स्टैंडर्ड यही है, सवाल में अगर दूर दूर तक कहीं पता ना लग पाए किसी भी तरह से, तो फिर आपको उसको क्या मान के जवाब देना है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मान के जो भी जवाब बनते हैं वो आपको देने हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, जो क्वेश्चन ये लिखा है ना आपने, ये आपके एग्जाम में नीट में 2012 का क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा आपको, नीट में 2012 का क्वेश्चन है। द लैंग्वेज वाज की यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में सही ग्राफ क्या रहेगा। एक फोटो ये भी दिया था और एक फोटो वो भी दिया था जो थोड़ी देर पहले बनाया था हमने। और पूरी लैंग्वेज पढ़ो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, क्या इस भाषा से पता लग रहा है कि कंडक्टर है नॉन कंडक्टर है, नहीं पता लग रहा ना, तो सॉलिड बोल रहा है ना होलो, कुछ भी नहीं बोल रहा, क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, सॉलिड नॉन कंडक्टिव मान लिया जाए, स्टैंडर्ड है ये, सुन लिया आप लोगों ने। वहां पे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है, बोले साहब ने इसमें मेंशन है तो वो भी तो हो सकता है, कुछ नहीं कहा जाए तो ये मान करके काम करना है। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर
ओके, फिर इस तरह से लिख दें ई इनसाइड दैट वाज ए आर। तो मुझे बोला कि उसका चार्ज लेके आना, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए आर, ये दिया हुआ है सवाल में, कैपिटल ए स्मॉल आर, और क्या बोला उसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। पहले बात तो बताओ, इसने लिखा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, बोल नहीं रहा कि कौन सा स्फीयर है, लेकिन शायद अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम जान गए होंगे कौन सा है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बॉस। अगर ये कंडक्टिंग वाला होता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कि सूखा रहता, सूखा। अंदर में आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो निश्चित निश्चित ये कौन सा वाला है, क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिव वाला है, यस। तो मुझे क्या करना चाहिए चार्ज जानने के लिए, ई इनसाइड इसने दे दिया तो मैं भी तो इनसाइड जानता हूं ना, तो उसे इक्वेट कर देता हूं। ये मैं चक्कर में पढ़ रहा हूं, मैं ई इनसाइड के लिए कौन सा फॉर्म डालू मैं, चार्ज वाला या रो वाला? हाँ हाँ, डिमांड समझे, दो फॉर्मूला आते हैं ना मुझे, तो क्या डिमांड है आपकी, चार्ज चाहिए ना, तो मैं जानबूझ के कौन सा फॉर्मूला लूंगा, चार्ज वाला। चलो तो कर लेते हैं। ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या था मेरा, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर एंड दैट इज ए इन स्पान। ये कट जाएगा, क्यू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर क्यूब, ये आंसर। एक लाइन का सवाल है। क्या इस सवाल में इनडायरेक्टली या लॉजिकली पता लग रहा है कि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर था? हाँ, इसमें आप ये नहीं कह सकते साहब इसमें तो दूर दूर तक पता ही नहीं लग रहा है। इसमें कहीं नहीं भाई, जिसके फंडे के लिए वो जान जाएगा यार, अंदर एक फील्ड बन रहा है, चलो निश्चित रूप से कौन सा वाला है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला है, ये आपको समझना है। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन एक बार फिर आया है, लिखे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये क्वेश्चन ई इनसाइड बराबर 2AR, ये सब दिया हुआ है उसने, लिख दो फाइंड चार्ज डेंसिटी, फाइंड चार्ज डेंसिटी। फिर आप समझिए कि ई इनसाइड दिया हुआ है, कौन सा है, क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो चार्ज डेंसिटी के नाम पे क्या पूछ रहा होगा ये, सिग्मा या रो, रो। तो अब आप समझ गए हैं। इस बार ई इनसाइड का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, या सीधे रो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें? अरे आपको चार्ज थोड़ी ना चाहिए, चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, तो रो वाला फॉर्मूला क्या था यार, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 2AR, तो आर और आर कट जाएगा, तो रो आपका आ जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम प्रोफाइल के है ना, लेकिन हमें समझदारी रखनी है कि इनसाइड में कभी फॉर्मूला चार्ज वाला लिया और कभी रो वाला लिया, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ये भी आप कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा जो कि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको सुने और समझे। किसी जमाने में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो शायद अपने रेस में या एसआरजी वाले मॉड्यूल में वो दिया हुआ है, और उसको पूछने का अंदाज भी अलग है। एक क्वेश्चन करते हैं, कर लिया सबने, कर लिया, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन थे, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दें। क्या बोल रहा है हमसे, उसको समझिए पहले तो। हमसे कह रहा है कि एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर क्या है, कैविटी है, सॉलिड स्फीयर, उसमें क्या है, कैविटी है। और कैविटी कहाँ है, मिड में है कि साइड में है? हाँ हाँ, कैविटी सेंटर पे नहीं, साइड में है। क्या आप देख रहे हैं, ये स्फीयर का सेंटर, और क्या है, ये कैविटी का सेंटर हो रहा होगा। और जहां पर कैविटी वहां मैंने शेडिंग नहीं की, बाकी जगह मैंने शेडिंग कर दी है। और सवाल में पूरा लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है, स्फीयर के अंदर चार्ज डेंसिटी है प्लस रो, प्लस रो। हमसे पूछा जा रहा है कि केवीटी पे किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, केवीटी के अंदर किसी भी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस तरह की चर्चा मुझे आपसे करनी है। मुझे आंसर नहीं लाना है, ठीक है। शुरू करते हैं। एक स्फीयर हमारे पास है, यस। कैसा स्फीयर है ये, बोलिए, सॉलिड स्फीयर है ना? हाँ, कंप्लीट सॉलिड या गड्ढे वाला है? गड्ढे वाला है। इसकी डेंसिटी प्लस रो है, उसने दे दिया। यहाँ केविटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मांग रहा है, यस। क्या केविटी के किसी पॉइंट पर मांग रहा है, केविटी के किसी भी जगह बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आओ, ये सवाल हो गया। बॉस जरा सोचो, अगर ये गड्ढे वाला ना होता, अगर ये पूरा प्लस रो का कंप्लीट गोला होता, तो क्या लोकेशन मेरे लिए इनसाइड पॉइंट हो जाता? और इनसाइड पॉइंट पर क्या रो के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मुझे आता है? मैं एक झटके में बोले ये आंसर लो। लेकिन यार मेरा ये फॉर्मूला यहाँ नहीं चल पाएगा, कारण मेरा ये फॉर्मूला किसके लिए है, कंप्लीट गोला के लिए है। तुम्हारा सवाल में क्या है, कंप्लीट गोला या गड्ढा वाला गोला? इसलिए मैं चाहकर भी ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरी लिमिटेशन समझ में आ रही है? हाँ, मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, हाँ मैं ये याद करके आया हूँ, लेकिन किसके लिए, कंप्लीट सॉलिड गोला के लिए वो नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, यहाँ गॉस थ्योरम भी नहीं लगने वाला है, यहाँ गॉस थ्योरम भी नहीं लेगा, बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल कि नॉन सिमेट्रिकल? यस, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। क्या इधर चार्ज ज्यादा है, उधर में चार्ज नहीं है? तो अगर मैं चाहूँ कि यार मैं गॉस थ्योरम लगा के आंसर ले आऊंगा, गॉस थ्योरम नहीं लेगा। तुमने क्या लिखा था कल, गॉस थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज डायमेंशन। यस, बोलो बोलो, पूरी इस ऑब्जेक्ट में चार्ज का सिमेट्रिकली बटा है क्या? नहीं, इधर में चार्ज और इधर में चार्ज नहीं है, सिमेट्रिकल। तो मैं चाहूं तब भी गॉस थ्योरम यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपनी लिमिटेशन बता रहा हूं आपको। मैं तुम्हारे रेडीमेड, मेरे जो रेडीमेड फॉर्मूला जो मैं याद करके बैठता हूँ वो लग नहीं रहे हैं। किसी ने बोला मेरे को सर गॉस थ्योरम लगा लो यार, वो भी नहीं लग रहा, मैं नहीं लगा सकता। अब कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करके आंसर बनाना पड़ेगा। यस, जो मुझे आता है तो फेल हो रहा है, अब जुगाड़ पानी करके आंसर बनाना पड़ेगा। तो भाइयों मुझे लगता है हम शायद इसको ऐसा मान सकते हैं कि प्लस रो का कंप्लीट गोला और साथ में माइनस रो का छोटा कंप्लीट गोला। आराम से बात कर लेते हैं। यार ये गड्ढे वाले गोले पे काम करना मेरे को नहीं आता, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा गड्ढे वाला ये गोला मेरी नजर में इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। मैं दिखा सकता हूँ, प्लस रो का एकदम कंप्लीट गोला और माइनस रो का छोटा गोला। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। इमेजिन करो, अगर मैं माइनस रो का इस गोला को अगर मैं यहाँ चिपकाऊंगा, तो बोलो ये माइनस रो क्या यहाँ के प्लस रो को खा जाएगा? तो इस जगह क्या बचेगा, प्लस रो माइनस रो या गड्ढा बचेगा? बोलिए, अब तो मानते हो ना? बताओ, तुमने जो सवाल दिया था वो करना मेरे को नहीं आता, तो मैं सवाल को इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ कि जो मुझे आता है मैं उसमें जा सकूं। बोलिए कि क्या गोल हैं, गड्ढे वाले या सॉलिड सॉलिड? हाँ हाँ, कि कंप्लीट गोले हैं? ये दोनों कंप्लीट गोले मिलके क्या मेरा सिस्टम बना रहे हैं? पता लग रहा है। तो अगर मैं उसका आंसर नहीं ला पाता हूँ, अगर मेरे रेडीमेड फॉर्मूला वहां नहीं चल पाते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इन दोनों का अपना अपना आंसर बना के सुपर पोज कर दूं, तो क्या उसका आंसर हो जाना चाहिए? फील करो चीजों को, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हो सकता है मेरा प्रॉपर शब्द अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? गड्ढा वाला गोला पे काम करना मेरे को नहीं आता है, मेरे फॉर्मूला नहीं चलते हैं। लेकिन सॉलिड गोलों पे मेरे फॉर्मूला चलते हैं। और अभी अभी आपने स्वीकार किया है कि ये गड्ढा वाला गोला, इज इट इक्वलेंट टू दीज टू? इज इट इक्वलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू? नॉट इंडिविजुअल, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये वैसा नहीं हो गया, 10 को क्या मैं 7+3 लिख सकता हूँ ना? उसमें क्या गलत है? कहीं 10 लिखा है, किसी ने बोला 10 मत लिख, क्या मैं उसको 7+3 लिख सकता हूँ ना? इसमें क्या गलत है? तो इसको इस पे काम करना नहीं आता, ये लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया। अब देखो आप, क्या यहाँ पे स्टडी करना था? क्या यहाँ पे स्टडी करना था? पता लग रहा है आप लोगों को? ये जो पॉइंट है इस पूरे गोले का, तो ये पॉइंट हो गया, और क्या इस गोले का भी क्या ये पॉइंट हो गया? यस। अब आ रहा हूँ काम, अब इन दोनों का सुपरपोजिशन करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यस, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा फॉर्मूला? रो आर वेक्टर अपॉन, ये आंसर होगा ना वेक्टर। अब आ जाओ, ध्यान दीजिए प्लीज। ये डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 वेक्टर। बोलिए, इस कंप्लीट गोले का अपने इनसाइड पॉइंट पर, इस प्लस रो वाले कंप्लीट गोले का अपने इनसाइड पॉइंट पर R1 दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या? हाँ शाबाश, कितना? रो R1 वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा आसान है, सब आप ही ने बोला। ओके, अब आगे बढ़ो। प्लस इस कंप्लीट गोले का, अरे ये भी कंप्लीट गोला है, हाँ माइनस रो वाला है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस है R2, इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? पोजीशन वेक्टर R2। आ जाएगा समझ में? तो बोलो यस, कितना देगा वो? माइनस रो क्या R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना आसान है। तुमने मुझे बोला था सर ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दोनों इनसाइड इनसाइड। पहले गोले के लिए डिस्टेंस कितनी है? R1, दूसरे के लिए कितनी डिस्टेंस है? R2, लिख दिया ना? हाँ, ये क्या फॉर्मूला है? वेक्टर फॉर्मूला। चार्ज और चार्ज डेंसिटी शुड बी विद साइन। तो देखो, प्लस रो वाले को प्लस रो लिखा और माइनस रो वाले को माइनस रो, दोनों को सुपरपोज कर रहा हूं मैं। देखो ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बच्चों, ये हो गया मेरे पास। अब जरा इधर आ जाए, फोटो में आ जाए। अगर दोनों के बीच के सेंटर का जो वेक्टर है, दोनों के बीच का जो सेंटर का जो गैप है, गोले का सेंटर और गड्ढे का सेंटर, यही हो रहा होगा ना बच्चों? अगर मैं इसको आर वेक्टर लिखता हूं, चलेंगे मेरे साथ इसमें? ट्राइंगल आर वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इट इक्वल टू आर वेक्टर, सॉरी R1 वेक्टर। तो आर वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज मेकिंग R1 वेक्टर। तो बोलो यहाँ से आर वेक्टर क्या हो रहा है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और सुनना, इस अकेले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस अकेले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। आपने मुझे सिखाया कि सर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपकी चीज बन रही है ना, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन कर लो तो अपना आंसर ये आ गया। यानी कि मेरे हिसाब से इस जगह पर नेट आंसर ये है। ये आंसर किसका है? कंप्लीट गोले का या गड्ढे वाले गोले का? डायरेक्ट निकला कि घुमा के निकला? घुमा के नहीं, डायरेक्ट में तो मेरे फॉर्मूला चलते नहीं ना, मेरे फॉर्मूला गड्ढे वाले गोला पे नहीं चलते, ये आंसर आया। अब और सुनिए, आईआईटी में या अपनी एसआरजी बुक में जहां भी ये क्वेश्चन है ना, वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वो कांस्टेंट है कि जीरो है कि नॉन जीरो है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। आओ मुझे गाइड करो आप लोग। यस, आपने सबने मान लिया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे बताइए कौन है, जीरो कि नॉन जीरो? नॉन जीरो है। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म?
यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ये सीखना है आपको। आपको आर दिख गया तो आपको लग रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म। मैं बताऊं आपको, आर वाज पोजीशन वेक्टर वहां पे, यहाँ ये आर पोजीशन वेक्टर नहीं हो रहा है भाई साहब। यस, आर पोजीशन वेक्टर नहीं हो रहा है। क्यों? देखो, इस जगह मैंने स्टडी किया ना, इस जगह पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर था ना, वो इसमें आ रहा है क्या? नहीं। इस जगह जो पोजीशन वेक्टर है वो इस गोले के रेस्पेक्ट में R2 वेक्टर था ना, तो वो इसमें आ रहा है क्या? नहीं। अरे इसमें कौन आ रहा है? आर। और आर क्या है? क्या दोनों के सेंटर का सेपरेशन? दोनों के सेंटर का सेपरेशन। अब सुनना, मैं इसको थोड़ा सा खराब भी कर रहा हूं डायग्राम को। क्या बताओ, तुमने यहाँ स्टडी किया तो ये आंसर आया। अगर तुम यहाँ स्टडी करते यहाँ, तब भी तो यही आंसर आता। तो बताओ, यहाँ स्टडी करेंगे तो दोनों का सेपरेशन उतना ही है, और यहाँ स्टडी करेंगे तब भी दोनों सेंटर का सेपरेशन उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ और यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो अलग की सेम? सेम। तो बताइए, क्या पूरी कैविटी में सब जगह सेम होने वाला है? यस। तो क्या कहें इसको? यूनिफॉर्म। यस। आईआईटी में जब ये क्वेश्चन था तब भी वैल्यू नहीं मांगा था। आपकी मॉड्यूल में जहां भी एसआरजी में जहां भी क्वेश्चन है वहां भी वैल्यू नहीं मांगी। यूं नहीं बोल रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या बोल रहा है? कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, नॉन जीरो, जीरो, यूनिफॉर्म, नॉन, कुछ भी पूछ रहा है। मुझे लगता है नॉन जीरो है और क्या यूनिफॉर्म है। और आप लोगों ने आर देख के मुझे नॉन यूनिफॉर्म बोला होगा, मैंने खुद ने भी सिखाया था आर यानी पोजिशन आ जाए, आर यानी पोजिशन। यस, लेकिन मेरे इस सवाल में शायद आर पोजिशन नहीं है, शायद पोजिशन वेक्टर तो R1 वेक्टर है, शायद पोजीशन वेक्टर तो R2 वेक्टर है। तो भाई साहब अगर इसमें R1 वेक्टर या R2 वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता तो शायद वो अलग अलग होता, फिर आप मुझे बोलते नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन मैंने देखा कि इसमें तो सिर्फ क्या आ रहा है, दोनों सेंटर के बीच का गैप आ रहा है, और दोनों सेंटर के बीच का गैप क्या हमेशा सेम ही रहेगा ना इस फोटो में? तो ऑब्वियसली दिस इज नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म। ये हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। धन्यवाद, थैंक यू।